नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरदोई से ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरदोई पहुंची है। राज्यपाल ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है। पात्र लोगों को आंगनबाड़ी किट भी वितरित किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां पर आज राज्यपाल हरदोई पहुंची है। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और साथ ही अन्य उपकरण देते हुए नजर आए। और बताते ही अभी चले कि कई विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए, जिसका निरीक्षण करते हुए राज्यपाल नजर आई। पात्र लोगों को आंगनबाड़ी किट वितरित किए गए। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य जो उपकरण है वो भी वितरित किए गए। वहीं साथ ही साथ कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आई। हरदोई पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के स्वागत के लिए तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसका आयोजन किया जा रहा था। और साथ ही साथ इस दौरान ही हरदोई में वो जो स्टॉल्स लगे हैं उसका निरीक्षण करते हुए उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हुए भी नजर आई। और जो विकलांग है उनको ट्राईसाइकिल और अन्य जो उपकरण है वो वितरित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नजर आए। वही बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया। तो वही सीएम योगी ने बाराबंकी सड़क हादसे में हुई जो जनहानि है उस पर गहरा शोक जताया है। बताते ही अभी चले बाराबंकी हादसे में उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ ही साथ कहा कि जो भी सरकार की ओर से मदद हो सकता है वो दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के लिए निर्देशित किया। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो बाराबंकी हादसे में सीएम योगी ने परिजनों को शोक संतप्त जताया है। और साथ ही साथ सीएम योगी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि सरकार जिस हद तक हो सकता है उस हद तक मदद करेगी। जो घायल के परिवार है और घायल जो है उनको शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। तो जहां हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया और साथ ही साथ हादसे की पूरी जांच करने की बात कही है। और साथ ही सीएम योगी ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर के जो घायल हैं उनको त्वरित उपचार की बात कही है और साथ ही साथ उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। वही लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सप्ताह मनाया जाएगा। जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार का आयोजन होगा। कार्यशाला, संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता का भी इस दौरान आयोजन किया जाएगा। वही साथ ही साथ निबंध लेखन, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 4075 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो जहां यूपी में एक बड़े आयोजन के तौर पर इसे देखा जा सकता है, ग्राम पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, सेमिनार आयोजित किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि सरकारें फिट इंडिया का जो संदेश है वो देते हुए नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर एक सप्ताह के लगभग 15 से 21 तक, क्योंकि आपको ये भी बता दें 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसी के मद्देनजर ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जा रहा है। 15 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 21 तारीख तक ये जून में जो योग सप्ताह है उसका कार्यक्रम किया जाएगा। तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी को प्रतिभाग लेने के लिए भी कहा जाएगा। तो जहां 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, इस दौरान तमाम ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसका आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ इसी के मद्देनजर सीएम योगी लोगों को फिट रहने के लिए भी निर्देशित करते हुए नजर आएंगे। वो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार यूपी में 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा। प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वही हर जिले के डीएम से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है।
तो बताते ये भी चले कि हर जिले के जो डीएम हैं उनसे 5 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और यूपी में इस बार 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा। प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और इसी के मद्देनजर डीएम को 5 जून तक सभी जो रिपोर्ट है वो पेश करने के लिए कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वही लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 10 जून को बहराइच में शौर्य मेला लगेगा, ये कहते हुए नजर आए। शौर्य मेला में सीएम योगी शामिल होंगे। राजा सुहेलदेव के नाम से मेले का आयोजन किया जाएगा। सपा ने आक्रांता सालार मसूद के नाम मेला लगाया है। राजा सुहेलदेव के नाम को समाप्त किया गया है। वही मुगल के जो वंशज है उनको वोट लेती है सपा कांग्रेस, ये कहते हुए नजर आए हैं, ये बयान देते हुए नजर आए हैं। तो वोट के लिए ड्रामा फैलाती है सपा कांग्रेस। मऊ में अब्बास अंसारी हमारे सिंबल से जीते थे, अगर चुनाव होगा तो हमारी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। राजा सुहेलदेव के नाम पर मेले का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान देते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 10 जून को जहां बहराइच में शौर्य मेला लगेगा और शौर्य मेले में सीएम योगी भी शामिल होंगे, ये जानकारी देते हुए नजर आएंगे। राजा सुहेलदेव के नाम पर इस मेले का आयोजन किया जाएगा। वही साथ ही साथ इसके भी आसार साफ संदेश देते हुए नजर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 1 सहस्र वर्ष पूर्व भारत भूमि पर हुए आक्रांताओं के आतंक का अंत कर हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की थी। मोहम्मद गजनवी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी जब 3 लाख विशाल सेना के साथ भारत में लूट और विध्वंस फैलाता आगे बढ़ रहा था, तब उत्तर प्रदेश की पावन धरती बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपराजेय समझे जाने वाले उस आक्रांता को पराक्रम के बल पर परास्त किया। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत की नहीं थी, बल्कि भारतीय आत्मा की रक्षा और सम्मान का प्रतीक था। इस अमर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 जून को बहराइच में विजय दिवस के रूप में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति भी रहेगी। बहराइच की इस भूमि पर एक शौर्य मेले का आयोजन होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। यह मेला न केवल हमारी संस्कृति विरासत को सहेजने का माध्यम, बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए अपने गौरवशाली अतीत को जानने और आत्मसात करने का सुअवसर भी बनेगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास भारतीय स्वाभिमान, वीरता और राष्ट्र रक्षा की एक अनमोल गाथा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्षों तक इनका यशोगान इतिहास की किताबों और राजनीतिक विमर्श से दूर रखा गया। इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए एक आवाज़ उठी और वह आवाज़ थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। इतिहास को पुनः स्थापित करने का आंदोलन। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एक राजनीतिक दल से बढ़कर एक सामाजिक चेतना का रूप लिया। उस चेतना का जो यह मांग कर रही थी कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी जैसे राष्ट्रवीर को इतिहास में उनका सम्मानजनक स्थान मिले। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लगातार यह सवाल उठाया कि जिन आक्रांताओं को केवल आक्रामकता की वजह से महत्व दिया गया, उनके नाम पर मेले, मकबरे और मजारें बनी, लेकिन जिन लोगों ने भारत की आत्मा की रक्षा की, उन्हें क्यों भुला दिया गया। जो देश के महापुरुष देश के लिए लड़े, उनको कांग्रेस और सपा के लोगों ने छुपा के रखा, नजरअंदाज किया। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 22 सालों में जितनी चर्चा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की हो रही है, अहिल्याबाई होलकर की हो रही है, सावित्रीबाई फूले की हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हो रही है, गौतम बुद्ध जी की हो रही है, छत्रपति साहू जी महाराज की हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हो रही है, ये चर्चा कांग्रेस और सपा की सरकारों में नहीं होती थी। इस नाते नहीं होती थी कि हमेशा लड़ाई मुगलों से हुई है, देश के लोगों से लड़ाई मुगलों से हुई। तो मुगल के वंशजों का वोट लेने के लिए
ये सब ड्रामेबाजी कांग्रेस सपा के लोग करते रहे हैं। अब जो साथी जिनका जिक्र कर रहे हैं, अभी उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। वो यूपी में मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है और ये विधानसभा की जो सीट है वो अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई। सचिवालय ने आदेश जारी किए हैं सदस्यता खत्म करने को। और एक बार आपको बता रहा है अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म हो चुकी है। सचिवालय ने आदेश जारी किया है। सचिवालय के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया कि मऊ सदर जो सीट थी जिससे अब्बास अंसारी विधायक थे उसको खाली किया गया। अब्बास अंसारी को सजा हुई थी एक स्पीच मामले में 2 साल की सजा और साथ ही साथ विधायकी भी रद्द की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि इस पर जल्द ही चुनाव होंगे। चुनावी गर्मी अपने चरम पर और मंच पर खड़े थे अब्बास अंसारी। उन्होंने माइक उठाया और माइक से गिराया एक राजनीतिक रॉकेट। बोले कि सरकार बनने दो, फिर अफसरों को देख लेंगे। कानून ने सुना, एफआईआर ने लिखा और आईपीसी की धाराएं जैसे झुलस गई। धारा 171F, 506, 153A और 120B जैसे सेक्शन अब्बास के नाम हो गए, मानो किसी विश्वविद्यालय में ऑनर्स की डिग्रियां मिली हो। अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने और धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थी। जिसके बाद आखिरकार अब सीजेएम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। वहीं चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है। अब मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब्बास अंसारी का कहना है कि उन्हें ठीक से सुना नहीं गया, इसलिए अब वे शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। अब इसके बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी की कुर्सी बची रहेगी। ये कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। सवाल उठ रहे थे कि क्या सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक 2 साल की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो अब्बास अंसारी की जो सदस्यता थी वो अब रद्द कर दी गई है और इस सीट से हालांकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव की घोषणा भी जल्द ही कर दी जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर के 8 देवालयों में एक साथ होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण के पर है और इसके लिए राम मंदिर को सजाने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर कलश के साथ परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर कलश पर सोने की परत जड़ने का काम पूरा कर लिया गया। सोने की चमक से मंदिर के शीर्ष जहां और आकर्षित हो गए हैं, तो वहीं रात की में जो लाइटिंग होती है इनकी चमक देखते ही बन रही है। राम मंदिर के 5 मंदिरों में के जो शिखर हैं उस पर कलश पर भी स्वर्ण परत जड़ने का काम पूरा हो चुका है। देवालयों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 3 जून को शुरू होगा। ये 5 जून तक चलेगा। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी हाँ, अयोध्या धाम में रामलला के मंदिर का भव्य दिव्य स्वर्ण कलश विराजमान हो रहा है। माननीय मंदिर का कलश और ध्वज सनातन के जय घोष का प्रतीक बन आकाश तक इठला रहा। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे जरा जानना चाहूंगी, ये जो राम मंदिर में एक जो तब्दीली की गई है, एक कलश का स्थापना किया गया है, किस तरीके से और क्या कुछ आने वाले दिनों में इसमें देखा जा सकता है? देखिए अंजलि जी, कोई भी अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है और स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, तो किसी भी प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति पूजाओं में उनमें प्राण शक्ति जगाने के लिए ये पहले कलश स्थापना की जाती है। क्योंकि हमारे 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, नभ और आकाश, ये हो गए। तो इन सब 5 तत्वों की वेद मंत्रों के माध्यम से पहले पूजा की जाती है।
कि जिसमें जल देवता जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 75% जल होता है। जल की कोई फ्लक्चुएशन ना हो, तो इसलिए जल के देवता को सबसे पहले प्रसन्न करके स्थापित किया जाता है, उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, फिर नवग्रहों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो जब सभी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसके बाद जो देवी देवता, जो हमारे मुख्य देवी देवता होते हैं, फिर उनका आह्वान करके फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो अभी क्या है कि पूरा कंप्लीट इस समय भगवान राम का मंदिर हो चुका है, और इसमें जो 8 और देवालय बने हुए हैं भिन्न भिन्न देवताओं के, उन देवताओं की पूजाओं का अलग अलग एक विधान है। वो कई जगह 3 दिन चलती है, कई 5 दिन चलती है और कई 7 दिन भी चलती है। उनमें भिन्न भिन्न प्रकार का वास होता है, कहीं अग्नि का वास होता है, फिर फल का वास होता है, फिर जल का वास होता है। तो उन मूर्तियों को सांकेतिक तौर पर जल में रखा जाता है, कभी फल में रखा जाता है, कभी अन्न में रखा जाता है, कभी कपड़ों में रखा जाता है। घी दूध स्नान, इस प्रकार से पंचगव्य से स्नान किया जाता है। फिर शुद्धोदक स्नानम यानी शुद्ध जल से स्नान किया जाता है। तो ये सब जो हमारी रिचुअल्स हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से वैदिक पूर्ण रूप से पूजा पाठ की जाती है। और फिर उसके बाद उनको शीशा दिखा करके उनकी आंखों पे जो हम पट्टी बांधते हैं उसकी ओपनिंग की जाती है, यानी अब आप जो है आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद उनके दर्शन हम कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर विधि के तहत जैसे पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसी प्रकार से ये भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसका प्रॉपर 3 दिन 5 दिन 7 दिन समय तय होता है। अंजलि जी, सर मैं आपसे ये भी जरा समझना चाहूंगी, कलश तो स्थापना किया जा रहा है पूरे विधि विधान, लेकिन इसकी मान्यताएं क्या कुछ हैं? कलश स्थापना तब की जाती है जब हम कोई भी काम शुभ काम करते हैं। मान लो गृह प्रवेश जब करते हैं तो वास्तु से पहले कलश स्थापना की जाती है, यानी एक घड़ा रखा जाता है और उसमें जल भर के रखा जाता है, और फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसके मंत्रों के द्वारा उस कलश की और जल की पूजा की जाती है। तो किसी भी शुभ कार्य में, अगर आप कोई मकान बना रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, या आप कोई भी पूजा होती है, विवाह शादी के फंक्शन होते हैं, मुंडन संस्कार होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई वैदिक धर्म के अंदर पूजा की जाती है, उसमें सबसे पहले कलश स्थापना ही की जाती है। उसके बाद ही बाकी की जो हमारी पूजा है और जो पूजा पाठ के नियम है उनको किया जाता है। तो मंदिरों के अंदर स्पेशल कलश स्थापना तो की जाती है। जब हम गणेश जी को लेके आते हैं अपने घर में, गणपति बाबा को, तो उस समय भी कलश स्थापना की जाती है, दुर्गा में भी कलश स्थापना की जाती है, नवरात्रों में भी कलश स्थापना की जाती है। तो हमारे जो रिचुअल्स हैं उनमें सबसे पहले कलश स्थापना का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। सर मैं आपसे एक जरा सवाल ये भी समझना चाहूंगी कि कलश में स्वर्ण का इस्तेमाल किया है, क्या इसके पीछे भी कोई कारण होता है? नहीं, इसके पीछे ऐसा तो कोई कारण नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं कि जो स्वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है उसका 2 कारण होते हैं। एक तो ये है कि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म पहले शुरू से ही हमारा भारत देश सोने की जड़िया रहा है, और दूसरी चीज है कि मेंटेनेंस फ्री होता है, मेंटेनेंस नहीं रह पाती है, थोड़ी सी सफाई से चलता रहता है और उसकी लॉन्गेविटी ज्यादा होती है। और फिर दूसरा जो सूर्य धातु की होती है, सोने की जो धातु होती है वो सूर्य के द्वारा संचालित होती है, तो उसमें सूर्य देव भगवान का आशीर्वाद अपने आप लगातार बना रहता है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 53वां जन्मदिन 5 जून को अयोध्या में मनाएंगे, और इस दौरान ही राम मंदिर और हनुमान गड्डी में दर्शन पूजन और विशेष आरती कर श्रद्धा निवेदित करने के साथ प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना करेंगे। राम दरबार और अन्य जो 7 देव विग्रहों हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह में शामिल होंगे, और इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण भी करेंगे। बताते यह भी चले कि सीएम योगी का रामनगरी से गहरा लगाव है, और विभिन्न जो योजनाएं हैं यहाँ की विकास परियोजनाओं की प्रगति को परखने के लिए उनके दौरे होते रहते हैं। इस बार 5 जून को मुख्यमंत्री का अयोध्या आगमन है, जो कि बेहद खास माना जा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन उनका जन्मदिन भी है, और इसी दिन जिला प्रशासन की ओर से भी सीएम के इस खास दिन को और खास बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। तो चलिए इस बीच अयोध्या से ही बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अयोध्या में मीट की जो दुकानें हैं उस पर बैन की तैयारी की जा रही है। मंदिर के आसपास मीट दुकानों को नोटिस दिया गया
22 मीट दुकानों को प्रशासन का नोटिस दिया गया। रामपथ 14 कोसी परिक्रमा से दुकानें हटेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में जहां मीट दुकानों पर एक बड़ी कार्रवाई देखी गई। रामपथ और जो अन्य जो मार्ग है वहां पर से मीट की जो दुकानें हैं उसको हटाया जाएगा। अयोध्या में मीट दुकानों पर बैन की तैयारियां अब शुरू कर दी गई है। मंदिर के आसपास मीट की दुकानों को नोटिस भेजा गया है। 22 मीट दुकानों को ये नोटिस भेजा गया। वही लखनऊ में ईद उल अजहा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने यह एडवाइजरी जारी की है। मौलाना खालिद रशीद फारंगी महली ने यह एडवाइजरी जारी की। कुर्बानी 7, 8 और 9 जून को भी की जा सकती है। कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर न हो, यह एडवाइजरी जारी की गई है। फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न किया जाए, एक बड़ी कही जा सकती है निर्देश के तौर पर, इसे बड़े निर्देश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जानी चाहिए। 7, 8 और 9 को ये कुर्बानी की जाएगी। ईद उल अजहा को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की और साथ ही साथ ये कहा कि कुर्बानी अगर आपको देनी है तो दीजिए, 7, 8 और 9 को दीजिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर यह कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और इसका फोटो वीडियो, क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा था फोटो वीडियो खूब वायरल हो रहे थे, जो इंसानियत पर तमाम ऐसे सवाल है जो उठाते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के मद्देनजर ये कहा गया कि अगर आप कुर्बानी देते हो तो उसे सार्वजनिक स्थान पर न दें और इसके सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो न डालें। ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट ईद उल अजहा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि मुसलमानों को ये हिदायत दी गई है कि बकरीद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करना कोई रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये इबादत है। और इन अय्याम में, इन दिनों में कुर्बानी ही अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। लिहाजा कुर्बानी का बदला बदल और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब हैसियत हैं, साहिब निसाब हैं, उनको चाहिए कि इन दिनों में कुर्बानी ज़रूर और ज़रूर करें। और इस साल ये कुर्बानी 7, 8 और 9 जून में की जा सकती है। वो यूपी के मदरसा शिक्षा में एक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही। शिक्षा सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में यह गठन किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, समिति शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो पाठ्यक्रम पर सुझाव देगी। तो निदेशक अल्पसंख्यक की नियुक्ति की गई। समिति जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की गई है। यूपी में मदरसों को लेकर एक बड़ा बदलाव की ओर देखा जा रहा है। यूपी के मदरसा शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन की गई है। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में से गठन किया गया। समिति शिक्षकों की नियुक्ति पाठ्यक्रम पर सुझाव देगी। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।